नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने आज ओडिशा के तट पर एक मिसाइल परीक्षण सुविधा से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SR-SAM प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों ब्राजील के वायु सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर मार्सेलो ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ब्राजील अब अपने पुराने होते हुए जो नॉर्थरॉप के F5 फ्लीट है उसको बदलने जा रहा है। ऐसे में ब्राजील की एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट पर विचार कर सकती है। दरअसल ये जो F5 फाइटर जेट्स है इन्हें 2030 के बाद रिटायर किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भारत के तेजस फाइटर जेट पर काफी इंटरेस्ट भी दिखाया है। दरअसल ब्राजील की एयरफोर्स F5 और ग्रिपेनी दोनों तरीके के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि F5 की अगर बात की जाए तो वो अब अपने सेवा के अंतिम चरण में पहुंच रहा है। इसलिए ब्राजील की एयरफोर्स एक नया प्लेटफॉर्म खरीदना चाहती है। F5 के उत्तराधिकारी के लिए वो खोज कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि तेजस फाइटर जेट उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। बात है नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में DRDO ने रुद्रम 2 का परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से किया था। रुद्रम 2 जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है और इस मिसाइल को दुश्मनों की साइटों, रडार और उनके एयर डिफेंस सिस्टम से जो अन्य एसेट्स होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल DRDO की जो कई लेबोरेटरीज हैं उनके द्वारा विकसित की गई कई एडवांस टेक्नोलॉजीज को रुद्रम 2 मिसाइल में इंटीग्रेट किया गया है और जब इस मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया गया था तब इस मिसाइल की क्षमता और प्रदर्शन को जांचा गया और वाकई में ये गेम चेंजर साबित हुई। अब कहा यह जा रहा है कि अडानी डिफेंस रुद्रम 2 प्रोग्राम के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर सामने आया। हालांकि कंपनी ने इस बारे में खुद जानकारी भी दी है जो बताती है कि अडानी डिफेंस मिसाइल प्रणाली के डेवलपमेंट, उसके प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ पर एक बात और है कि अडानी डिफेंस और DRDO के बीच ये जो साझेदारी होगी उससे रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम का जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और भारत की रक्षा क्षमताएं और आगे बढ़ेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मझगांव डॉक लिमिटेड अब लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल के लिए खुद के द्वारा विकसित की गई एक पैकेजिंग को प्रमाणित यानी कि सर्टिफाई करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पनडुब्बियों के लिए बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ अब वो उनका परीक्षण का काम शुरू कर रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो भारतीय नौसेना के लिए 3 आने वाली जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं उनमें इंटीग्रेट की जाएंगी। MDL का लक्ष्य है कि वो 2026 के अंत तक नई टेक्नोलॉजी का विकास और उसका परीक्षण पूरा कर लेगा और उसके बाद ये जो अपकमिंग कलवरी क्लास की पनडुब्बियां हैं इनमें इन एडवांस लिथियम आयन बैटरीज मॉड्यूल और BMS यानी कि बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम को इनमें इंटीग्रेट करेगा और इस तरीके से ये जो 3 पनडुब्बियां होंगी वो मौजूदा भारतीय नौसेना में जो 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां हैं उनकी तुलना में काफ़ी एडवांस होंगी और एक बार ये टेक्नोलॉजी भारत अपनाता है स्वदेशी रूप से तो हमारी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर पूरी तरीके से निर्भरता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल और जो BMS है वो कई तरीके के फायदे देगा हमारी पनडुब्बियों को, जिससे कि इन पनडुब्बियों की जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा और मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों DRDO ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब कहा जा रहा है कि पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL के अब 2 नए वेरिएंट बनाए जाएंगे, जिसमें एक की रेंज 150 किलोमीटर होगी तो दूसरी की रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में इजरायली रैम्पेज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि ये अब इसका एक बड़ा जवाब भारत की तरफ से होगा। DRDO का अब अगला लक्ष्य यही है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के पिनाका MBRL को जागुआर, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से लॉन्च करने की क्षमता के साथ डिजाइन करेगा। और दोस्तों ये जो पिनाका MBRL है वो फाइटर जेट से हवाई लॉन्च के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन बनाएंगे और एक जरूरी स्टैंड ऑफ रेंज भी हमारे फाइटर जेट्स को देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार भारतीय नौसेना की योजना को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स को तैयार किया जाना है। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। अब इसके बाद भारतीय नौसेना अगले कुछ महीनों में इसके लिए एक टेंडर भी जारी करेगी। ये जो अंडर वाटर वेसल्स होंगे ये एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी के होंगे, जिनका वजन करीबन 100 टन के आसपास होगा और ये स्ट्राइक क्षमता से लैस होंगे। बता दें कि ये दुश्मनों की पनडुब्बियां या फिर उनके जो सरफेस वेसल्स होते हैं उन्हें तो खत्म करेगी और साथ ही साथ ये माइन लेइंग और माइन क्लियर करने वाले काम भी कर सकती है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सर्विलांस के तौर पर भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि F414 इंजन को लेकर आ रही है। हाल ही में HAL की तरफ से F414 इंजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाने को लेकर एक सुटेबल जो जमीन है वो देखी गई है।
कहा जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी है जहां इंजन तैयार होंगे F414, ये 2028 में इस्टेब्लिश हो जाएगी और शुरुआत में एक इंजन हर महीने डिलीवर किया जाएगा और धीरे धीरे इस रेट को बढ़ाकर 2 इंजन पर मंथ किया जाएगा। और अगर दोस्तों ये जो फैसिलिटी है वो 2 इंजन हर महीने बनाती है तो ये फिर हर साल 24 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को पावर दे पाएंगे। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को करीबन 200 तेजस मार्क 2 की ज़रूरत है और 2039 में इसके और ज़्यादा आगे के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, यानी कि ये जो F414 इंजन फैसिलिटी है यहाँ से और भी इंजन तैयार किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। महिंद्रा और टाटा की तर्ज पर अब भारत फोर्ज तीसरी वो कंपनी बन चुकी जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान करेगी वैप 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के लिए। दरअसल इससे पहले महिंद्रा और टाटा दोनों ने अपने सेकंड जनरेशन के वैप मॉडल्स को प्रदर्शित किया है और ये जो मॉडल्स हैं उसे भारतीय सेना की फीडबैक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत फौज भी स्थानीय स्तर पर वैप व्हील्ड प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी और इस साल के अंत तक इसका पहला प्रोटोटाइप भी दिखाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि रूस को शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से भेजी गई हैं। इस बारे में खुलासा अमेरिका की तरफ से किया गया है। ईरान ने रशिया को फतेह 360, फतेह 1110 और इसके अलावा जॉल्फगर सिस्टम रशिया को डिलीवर भी किया था। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों की पहली खेप रशिया पहुंच चुकी है और कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि रशिया का जहाज ईरान के अमीराबाद बंदरगाह से इन हथियारों के जखीरे को ले गया है। हालांकि रशिया ने अभी इन्हें डिप्लॉय नहीं किया है, लेकिन जल्द वो कर भी सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर रशिया को ये सब कुछ सप्लाई क्यों कर रहा है ईरान। बात साफ हो जाती है कि ईरान को रशिया के Su-35 फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए वो रशिया की मदद कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम AIM-174B है और ये जो मिसाइल है वो हवा से हवा मार करने वाली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज करीबन 250 किलोमीटर बताई गई है। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज को 400 किलोमीटर तक किया जा सकता है। दरअसल ये जो मिसाइलें हैं वो अमेरिकी नौसेना के जो फाइटर जेट हैं FA-18 सुपर हॉर्नेट पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा दूरी तक हवाएं मार करने वाली एक घातक मिसाइल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मणिपुर को लेकर। अक्सर मणिपुर अब एक बहुत बड़ी टेंशन का विषय बन गया है, इसीलिए मुझे ये खबर उठानी पड़ गई है। मणिपुर में दोस्तों ये एक जो संकट सामने आया है उसे आप साफ तौर पर ये समझिए कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हाल ही में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई कि कुकी जो विद्रोही हैं वो रॉकेट और बम ले जाने में सक्षम जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही खतरनाक आयाम है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और अगर बात की जाए मणिपुर गवर्नमेंट की या फिर सुरक्षा बल या फिर केंद्र सरकार की, तो अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खुफिया एजेंसी भी यहाँ पर क्या हो सकता है उसका पता लगाने में विफल रही हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें अब दिख रही हैं। भारत सरकार की बात की जाए तो उनके पास इस तरीके के खतरों से निपटने के पूरे संसाधन भी है। ऐसे में सेना, असम राइफल हो या फिर इंडियन एयरफोर्स, इन्हें इंटीग्रेट करके एक अभियान चलाना चाहिए और इस नए उभरते हुए खतरे पर लगाम लगानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों पर हो सकता है कि शायद भारत सरकार ऐसा कर भी सकती है, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा मणिपुर पुलिस को लेकर भी आता है कि उनको भी प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें भी लैस करना होगा आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए। और ये पूरा गेम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों भारत को बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब ये जो कुकी हैं वो एक कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, जिसमें कि ये लोग पूरा जो पूर्वोत्तर और बांग्लादेश है उसका कुछ हिस्सा अपना बता रहे हैं। वहीं यही नहीं, इनके अलावा भी दोस्तों जो नागा हैं वो भी एक अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, जिसमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के कुछ हिस्से ये अपने मैप में दिखाते हैं। और फिर असम का जो उल्फा है यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, वो भी कुछ ऐसे ही चाहता है। तो यानी पूरा सिनेरियो आप देखें ना, पूरा एक तरीके से एक अलग फ्रंट खोलने की बात यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और यही टेंशन नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो इंटरनेशनल टेंशन है वो भी देखिए, चाहे चाइना को ले लो, बांग्लादेश को ले लो और पाकिस्तान को ले लो, ठीक है, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा पहले से बताता है। इस वक्त दोस्तों पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है वो भारत के लिए काफ़ी नाजुक बन चुकी है और कई पावरफुल देश, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जानते भी हैं, भले ही वो हमारे इस वक्त बहुत सगे हो रहे हैं, लेकिन वो भी भारत को यहाँ पर कमज़ोर करने की दिलचस्पी ले रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ से इस तरीके की चिंगारी उठी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस दूसरी तरफ खालिस्तानी भी बैठे हुए हैं। वहीं JNK में भी आप देख लीजिए, वहाँ भी कुछ इसी तरीके के लोग हैं।